Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. Myself Dolly. Let's start our chemistry lecture for class 10, periodic classification. आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा लर्निंग आउटकम है टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप. मीन्स हमने आज स्टडी करना है कि जब हम एलिमेंट्स को पीरियड के अकॉर्डिंग और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और उनके ट्रेंड्स हैं जो चेंज होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू पीरियड. सो अकॉर्डिंग टू पीरियड जो है प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज होती है. सो प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू पीरियड. ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों. सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम चलता है वैलेंसी का. वैलेंसी के बाद हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज, यानी कि हम जब लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं या टॉप से बॉटम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो हम देखते हैं कि कैसे एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है. तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस. ठीक है, एटॉमिक रेडियस. तो उसके बाद है, अब हम स्टडी करते हैं मेटालिक करैक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, यानी कि एलिमेंट जो है उनका मेटालिक करैक्टर ज्यादा है या नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा है, कि वो किस तरफ मेटल्स ज्यादा रेंज है और किस तरफ नॉन मेटल्स ज्यादा रेंज है. और उसके बाद हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अलग अलग इसकी स्टडी करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड की अलग से स्टडी करेंगे और ग्रुप्स की अलग से स्टडी करेंगे. तो जैसे कि हम अभी बता रहे हैं कि इसमें पीरियड में हमें एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, किस तरीके से साइज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या और भी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कितने इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितने पीरियड है. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है. ठीक है, 7 पीरियड है, जिसमें हमारे पास ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स. सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें 8 एलिमेंट्स. ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स. फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में दोनों में ही 18 एलिमेंट्स हैं. तो हमने देखा है कि ट्रेंड कैसे है. ठीक है, तो जो ट्रेंड एक पीरियड का है वैसे ही हम दूसरे ट्रेंड भी देखेंगे. सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और सेवंथ पीरियड में, जो कि इनकम्प्लीट पीरियड है, जिसमें होने चाहिए 32, बट अभी कितने हैं उसमें 29 एलिमेंट्स. प्लेस सारे हैं लेकिन अभी कुछ जो है हम कह सकते हैं हाँ कि अभी वो स्टडी पर है, अंडर डिस्कवरी. सो अब हम वन बाय वन जो ट्रेंड है वो स्टडी करेंगे. सो चलिए अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इन अ पीरियड. सो पीरियड में जब हम स्टडी करते हैं तो पीरियड कैसे हैं, ये है हॉरिजॉन्टल रोज. ठीक है, पीरियड होते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं इनको, हॉरिजॉन्टल रोज में, जिसमें हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं एलिमेंट्स को देखते हैं तो हम ये पता करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन मूविंग, जनरल हम ट्रेंड की बात करते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट की स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in element increases from 1 to 8. ठीक है, तो यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 8 तक इंक्रीज होते हैं. चलिए एक बार बच्चों समझ लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें पता चलती है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से. जितना भी एटॉमिक नंबर है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जितना भी एटॉमिक नंबर है हमने लिखा 17,
तो हमें पता है कि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 17 है। तो इलेक्ट्रॉन से हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स के इक्वल भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है जब एटम न्यूट्रल होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन पर चल गए 17, तो अब हम लिख सकते हैं KLM। के शेल में हम लिखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में हम लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब हमने एल में 8 फिल कर दिए तो अब कितने रह गए, 2 + 8 यानी कि 10। तो अब रह गए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल हमारे पास है 17 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हमने 2 + 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर लिए। तो अब हम एम शेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लिखे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अब यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost और वैलेंस शेल, यानी कि जो सबसे लास्ट शेल होती है उसे हम आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल कहते हैं। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इस एग्जांपल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो इस तरीके से हमें पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी भी एलिमेंट में। तो हम ट्रेंड देखते हैं इसका। तो देखिए इस टेबल में हम ये बात करें एलिमेंट्स की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये एलिमेंट जो हैं वो है पीरियड 3 के, ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो इस थर्ड पीरियड में आपको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको याद होगा कि हमने बताया था कि पीरियड नंबर अगर 3 है तो हम बता सकते हैं कि इसमें 3 शेल्स होंगी। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कितनी शेल्स होंगी, 3। जितना भी पीरियड नंबर होता है एलिमेंट की जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें शेल्स भी उतनी ही आती है। तो इसमें जो है शेल्स जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3 आएंगी। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बताया है कि तीनों में यानी कि सब में 3 शेल्स होंगी। तो हम 3 शेल्स के अकॉर्डिंग इनकी KLM शेल्स लिखेंगे, जिसके अंदर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से वो अरेंज है। सो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है तो इसलिए 11, 12, 13, 14 से 18 तक है। तो अब देखिए सोडियम, सबसे पहले हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद एल शेल में आ जाएंगे 8 और उसके बाद एम शेल में 1। तो तीनों टोटल कितने हो गए, 11। ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए 2, 8, 2, एल्यूमिनियम के लिए 2, 8, 3, हम ऐड कर सकते हैं 2, 8, 3 मीन्स 13। ऐसे ही 14 जो एटॉमिक नंबर है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। तो हम इसको फिल करेंगे, पहले आएगा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 4 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के लिए भी 2, 8, 5। सेम हम सल्फर के लिए लिखेंगे 2, 8, 6 और यहाँ पर क्लोरीन के लिए 2, 8, 7, 2, 8, 8। हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है अभी बताया था। जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इसका मतलब है हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases from 1 to 8 along पीरियड। तो किसी भी पीरियड की पीरियड 1 से लेकर पीरियड 7 तक में हम ये ऑब्जर्व करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से 8 तक जा रहे हैं। और ये स्टडी जो है आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं अपना ग्रुप 1, 2 और उसके बाद 13 से 18 तक की, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं नॉर्मल एलिमेंट्स की।
नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, जिसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है। हाँ, हम अगर पीरियड 4-5 की बात करेंगे तो उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ा सा डी ब्लॉक जो है वो आगे आप हायर क्लास में भी पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्लॉक में फिल होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रेंड करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं वैलेंसी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का मतलब है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, क्यों एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं, क्या रीजन एलिमेंट का कंबाइन होने के लिए? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, आपने देखा होगा इस केस में हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। ठीक है। टू अटेन स्टेबिलिटी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, जो लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए हर एलिमेंट जो है वैसा बनने की कोशिश करता है ना। हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी जब एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स लेने हो या गेन करने हो या फिर लूज करने होते हैं, ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। देखिए कैसे, सपोज हम कहते हैं कि KLM, जिसमें हम बात करते हैं 281, इस लास्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है M शेल में। तो क्या स्टेबिलिटी है? स्टेबिलिटी क्या कहते हैं कि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो L शेल है उसमें भी 8 होने चाहिए, अगर M शेल की बात करते हैं तो उसमें भी 8, या फिर N की बात करते हैं उसमें भी 8। तो आउटर मोस्ट शेल जो भी शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। ठीक है। तो इसको 8 बनाने का क्या मतलब हुआ, हमें इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है 7 देने का मतलब। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हम इस शेल को ही रिमूव कर दें, इस शेल को ही खत्म कर दें, तो अभी क्या बच जाएगा? KL यानी कि 2-8, M शेल ही खत्म कर दें। तो अब इस केस में देखिए, इस एग्जांपल में जब यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं और ये बन गया है KL, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट मतलब 8 का जो रूल होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट रूल इज सेटिस्फाइड। ठीक है। और हम कह सकते हैं नाउ एलिमेंट इज स्टेबल। तो हर एक एलिमेंट जो है अपनी स्टेबिलिटी लेने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या फिर गेन करता है, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो इसकी सेकेंड डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by an element or lost by an element। ठीक है। एलिमेंट्स ने जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं या लूज करे हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। कि देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो उतना वो दूसरे वाले स्पीशीज के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइनिंग हो गया, इसमें कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। तो इसे भी हम दूसरी डेफिनेशन कहते हैं वैलेंसी की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर जरूरत है। चलिए अब हम इसको टेबल के थ्रू ही समझते हैं। इस टेबल में देखिए, जब भी आपको एक चीज समझनी है इसके लिए, तो देखिए जब भी हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 1, 2, 3 या 4 हो, यानी कि अगर 4 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से शेल से निकल सकता है। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो वो भी आसानी से शेल में से निकल सकते हैं, यानी हम शेल को खत्म कर सकते हैं। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो निकालना है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं तो हमें उस एलिमेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी इसको अगर हम ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि वो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है देने पड़े, उसके बजाय अगर ऐसा हो सके कि कम इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, गेन करना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़े और स्टेबिलिटी तब भी मिल जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम 2 केस पढ़ते हैं इसमें। केस 1, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
आर लेस देन और लेस देन 4, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 4, तब वैलेंसी जो है इक्वल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे देखिए अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे तो वैलेंसी इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पर वैलेंसी हम लिखेंगे, इस टेबल में देखेंगे वैलेंसी हमने लिखनी है, हमें यहाँ देख लिया कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो बहुत इजीली हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और इसकी वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इसका मतलब है उसकी वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि आपको क्या बताया है अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है 281 का केस, जिसमें हमने देखा है कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो बन जाता है Kl28, ठीक है, तो इस केस में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम यहाँ पर भी हम मैग्नीशियम का केस देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल थर्ड शेल में है, तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी 2 है। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो वो भी 4 से कम है, इसलिए वैलेंसी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो या 4 से ज्यादा हो तब हम क्या करते हैं, नया रूल देखेंगे इसमें, तो केस सेकंड, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो एक ऐसा केस है जो दोनों के लिए है कि चाहे वो लूज करे या गेन करे, इसमें नहीं होगा, तो ज्यादा जो सी जैसे कार्बन या सिलिकॉन ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है परमानेंटली लूज नहीं करते हैं। आप इसको कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि कार्बन जो है ना तो कैटायन बनाता है और ना ही अनायन बनाता है, क्योंकि वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसमें परमानेंटली इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं होते, फिर भी हम उसको कोवेलेंसी कहते हैं, ठीक है, कि वैलेंसी है, कोवेलेंसी यानी बता रहे हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर 4 या 4 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी जो होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर 4 है तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करने की जगह वो गेन भी कर सकता है, तो इस केस में तो दोनों चीजें ही होंगी क्योंकि दोनों कुछ भी हो सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी जो है 4 है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें 285 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर लिखते हैं हम KLM285, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय हम इसको स्पीशीज को 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसका मतलब है ये गेन कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही गेन करेगा तो क्या बन जाएगा 288। देखिए यहाँ पर भी अब लास्ट शेल में आ गए ना 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो चाहे इलेक्ट्रॉन लूज के या फिर गेन कर, तो इस केस के लिए आपको ये पता होना चाहिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होते हैं तो हम वैलेंसी बता सकते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए इस केस में क्या होगा, हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, 8 माइनस 5 आ जाएगा 3, 8 माइनस 6 आ जाएगा इसका वैलेंसी 2, यहाँ पर 8 माइनस 7 वैलेंसी 1 और 8 माइनस 8 यानी कि वैलेंसी 0। सो हम क्या ऑब्जर्व करें, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी जो है पहले 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, 1 से 4 तक इंक्रीज होती है, उसके बाद 4 से 0 तक डिक्रीज होती है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी अलोंग ए पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन स्टार्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0, ठीक है, 1 से 4 तक पहले इंक्रीज होगी, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज होगी, तो इस तरीके से हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का जो ट्रेंड है वो समझ लिया है अलोंग द पीरियड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। साइज का मतलब है कि जब हम अलोंग पीरियड ही बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज जो है एलिमेंट का साइज जो है इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। एलिमेंट के साइज के लिए अगर हम पीरियड 1 की बात करते हैं तो उसमें 1 शेल है, K शेल है, और पीरियड 2 की बात करते हैं तो उसमें
के और एल शेल है। 3 की बात करते हैं तो के एल एम शेल्स। तो इसका क्या यहाँ पर कंसर्न है, यहाँ बताने का ये मतलब है कि अगर हम पीरियड 3 की बात करेंगे तो हर एक एलिमेंट का जो शेल्स हैं वो तो 3 की 3 रहेंगी। तो अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि जब नंबर ऑफ शेल्स कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं 3 शेल्स हैं के एल एम, यानी कि अगर पीरियड 3 की बात करते हैं तो शेल्स जो 3 हैं तो फिर साइज क्यों चेंज हो रहा है? जब हर एक एलिमेंट में 3 ही शेल होनी है तो साइज क्यों बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है साइज जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का फोर्स, इनके बीच में जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल्स हैं उतनी ही क्लोज आ जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव जो प्रोटॉन है ये अगर इनके साथ ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं तो ये साइज जो है वो शेल्स का और भी पास आ जाता है। तो प्रोटॉन्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के नियर आएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा साइज उतना ही कम होता जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिए हमने। पीरियड 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 एलिमेंट्स में है पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा के एल में यहाँ आ जाएगा 2 1, इसमें आ जाएंगे 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 और 2 7। ठीक है। अब ये देखिए हर एक एलिमेंट के जो पीरियड नंबर, क्योंकि ये 2 है तो हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कितनी है? 2 2 है। तो इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो हमने यहाँ देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या है? प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3। यहाँ प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है। ऐसे जाते हुए हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन यहाँ पर 7 है और इलेक्ट्रॉन भी 7 है। तो हर एक सक्सेसिव फॉर्म में हमने ये देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होती जाएगी क्योंकि पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो इंक्रीज हो रहा है। सेम शेल्स की भी, 2 ही शेल्स की भी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी शेल्स जो है वो उतनी ज्यादा क्लोज आ जाएंगी, उतनी ही पास आ जाएंगी। इस वजह से उनका साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट आते हुए डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस ट्रेंड में देखते हैं कि लार्जेस्ट है, यहाँ पर लार्जेस्ट होगा और यहाँ पर आते हुए स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा। साइज को हम जो है पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं क्योंकि पिकोमीटर हम एलिमेंट की बात करते हैं बहुत स्मॉलेस्ट साइज की होती है, इसलिए हम पिकोमीटर में लेते हैं क्योंकि 1 मीटर जो है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो हम बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं पिकोमीटर में। तो यहाँ पर आप साइज से भी देख सकते हैं कि कैसे जो लिथियम का साइज है वो बड़ा है और यहाँ पर फ्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है। धीरे धीरे साइज जो है यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पिकोमीटर में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो साइज का अगर ट्रेंड हम यहाँ लिख सकते हैं पिकोमीटर में, तो लिथियम का है 123 पिकोमीटर, बेरिलियम का है 90 पिकोमीटर, बोरोन का है 80 पिकोमीटर, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन 74 और फ्लोरीन 72 पिकोमीटर्स। तो पिकोमीटर्स में हमने इसका देखा है और हम क्या देख रहे हैं 123 से जो डिक्रीज आया है वो कितना है 72 का। सो लिथियम जो है लार्जेस्ट साइज का है और जो फ्लोरीन है वो स्मॉलेस्ट साइज का है। एक बार शॉर्ट में इसका रीजन फिर से समझ लीजिए। जो प्रोटॉन्स हैं यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते हुए अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप ये एटॉमिक साइज जो है ट्रेंड है हमें समझ आ गया कि
पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट एंड पढ़ते हैं मेटालिक करैक्टर। क्या होता है मेटालिक करैक्टर, कैसे हम पहचान करते हैं मेटालिक करैक्टर की? जो भी एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं सबसे पहले उनका नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो कैटायन बन जाते हैं। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, और जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली मेटेलिक, ठीक है। तो बहुत इजीली हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो हम उससे बता सकते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कितना ही वो मेटेलिक है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करैक्टर होता है और वो बन जाते हैं नॉन मेटालिक। तो अभी हमने वैलेंसी में भी पढ़ा था कि जो लेफ्ट टू राइट है, देखिए वैलेंसी अभी हमने यहाँ पर किया था कि वैलेंसी हमने यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट टू राइट जो है वैलेंसी जो लेफ्ट टू राइट 1 से लेकर पहले 4 तक इंक्रीज होती है, फिर 4 के बाद 0 तक डिक्रीज हो जाती है ना। ये है हमने अभी वैलेंसी किया। तो इसका मतलब है वैलेंसी जो है 1, 2, 3 और 4, उसके बाद 5 नहीं आएगी तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी 3, 2, 1 और यहाँ पर 0। तो इसका ये मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक जो है लूज हुए हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लूज और इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं 281, जिसका हम ये कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो 1 है। इसका 2, 3, 4 और यहाँ पर 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हमने अभी बताया है मेटालिक करैक्टर। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो है हाईली मेटालिक करैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ है, यहाँ सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक ये मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिलिकॉन केस है वो होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, इसलिए उसे हम कहते हैं मेटलॉइड, यानी कि जो मेटालिक करैक्टर भी शो करता है और नॉन मेटालिक करैक्टर भी शो करता है। उसके बाद यहाँ पर मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ये हो जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव, और वो क्या होते हैं, नॉन मेटालिक। सो मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर जो है आपस में अपोजिट हैं। नॉन मेटालिक करैक्टर, अगर किसी सब्सटेंस का या किसी ट्रेंड में अगर हम देखते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो उसका मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो जाए। सो नॉन मेटालिक और मेटालिक एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम यहाँ पर कहेंगे अगर ये मेटल्स हैं तो हम ये ट्रेंड देखेंगे, मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे ही जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि वैलेंसी पर जो गेन करते हैं या लूज करते हैं। क्योंकि मेटल्स जो है हम उनको बोलते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मेटालिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटालिक है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ये ट्रेंड है मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर का। नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं हम केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी जब हम अलोंग द पीरियड देखते हैं तो हम उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और वैलेंसी से समझ सकते हैं। देखिए जिसकी वैलेंसी कम है, जितनी कम वैलेंसी है उतना ही वो क्या है, बहुत ही रिएक्टिव होगा। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत आसान है,
ठीक है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बहुत ही कम एनर्जी जो है, बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। ऐसे ही बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इस तरीके से जो रिएक्टिविटी है उन एलिमेंट्स की ज्यादा होती है जिनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। सो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, और सिलिकॉन तक आते आते बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो अनरिएक्टिव या वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ क्लोरीन पर आने पर हम क्या कहेंगे, वो फिर से क्या हो गया, वेरी रिएक्टिव। सो रिएक्टिविटी भी वैलेंसी की तरह क्या होता है, पहले जो है यहाँ पर हम देखेंगे उसकी तरह ही इसका ट्रेंड है कि केमिकल रिएक्टिविटी में सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और ऐसे ही फ्लोरीन जो है वो भी क्या है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पर। तो केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड जो है वो सोडियम से सिलिकॉन जो है वो डिक्रीज होता है। सो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस और उसके बाद यहां से आते हुए सिलिकॉन से क्लोरीन की तरफ जाते हुए फिर से केमिकल रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाए। इसका रीजन आपको समझ आ गया है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है तो फिर से क्या होगा, बहुत ही रिएक्टिव होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ऐसे अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो बहुत ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पर। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जब हम लूज करते हैं तो बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, उसके कंपैरिजन में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा है, हमने आज समझ लिया है, इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस, और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट अलोंग अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और एक और चीज हम यहाँ पर इसमें समझ सकते हैं कि रिएक्टिविटी के साथ साथ जो भी ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो डिपेंड करता है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर। अभी अभी हमने ये समझा है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स। अब देखिए मेटल ऑक्साइड यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सोडियम का तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और सिलिकॉन का सिलिकॉन ऑक्साइड। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अगर हम सोडियम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर, उनका बेसिसिटी होती है, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक ऑक्साइड का क्या मतलब है, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को किस में टर्न कर देंगे, ब्लू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर बार ये पूछा जाता है, इवन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप फाइंड करिए कि कौन कौन से बेसिक ऑक्साइड्स हैं या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। आपको ऑक्साइड दे दी जाते हैं जिसमें आपको बताना है बेसिक, नॉन बेसिक यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स और उसके साथ साथ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स का मतलब है जो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं नेचर में। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं। ऐसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब है वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देंगे रेड में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता है क्लोरीन का और ये सल्फर का, ये फॉस्फोरस का, ये सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। इसमें अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं स्पेशली सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स हैं वो होंगे एम्फोट्रिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोट्रिक का मतलब है जो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो सिलिकॉन है वो मेटालॉइड है, यानी कि उसमें एसिडिक मेटालिक कैरेक्टर भी है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी है, इसलिए वो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाएगा और बेसिक ऑक्साइड भी बनाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया जिसमें हमने आज ट्रेंड्स में पढ़ा है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस, केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। सो आई होप द पीरियोडिक ट्रेंड अलोंग अ पीरियड इज कंप्लीटेड और आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। सेम हम अब इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ग्रुप्स में जो है ट्रेंड्स होता है। सो उसको समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विद निर्भर एकेडमी। थैंक यू।